नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए अब है क्या, अब हमें एक नया वॉर मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है जो कि हो सकता है बिटवीन इजराइल एंड टर्की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो कि एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है इजराइल की, मतलब ये मेरा कहना नहीं है, इजराइल की एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है, निगेल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आने वाले समय में इजराइल को एक नया खतरा मिल सकता है टर्की के रूप में। जिस तरीके से प्रॉक्सी वॉर अभी तक ईरान लड़ रहा था इजराइल के साथ, बीच में हमने किस तरीके से देखा कि जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया था इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया था तब बीच में हमने देखा था किस तरीके से ईरान ने खुले तौर पर सपोर्ट किया था हिजबुल्लाह का, और डायरेक्टली देखा था हमने कि 2 बार ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी मिसाइल्स के थ्रू, जिसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल यूज की थी अगेंस्ट इजराइल। ठीक है ना? उसी तरीके से एक नया प्रॉक्सी वॉर अब लड़ सकता है तुर्की इजराइल के साथ। ये रिपोर्ट कह रही है, निगेल रिपोर्ट, जो कि इजराइल के अंदर इस समय प्रकाशित हुई है। बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है इस रिपोर्ट की। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या वाकया ऐसा है कि तुर्की, जो कि अभी तक एक शांत देश था, मतलब इजराइल के साथ तो इसकी कुछ खटपट नहीं थी, बट रिसेंटली ऐसी चीजें कुछ हुई हैं, उठापटक ऐसी हुई हैं कि अब ये खतरा बताया जा रहा है कि मे बी इजराइल तुर्की के साथ डायरेक्ट वॉर में उतर सकता है। उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या, अभी जब वॉर चल रहा था इजराइल का हमास के साथ फिलिस्तीन के अंदर, उसमें हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन मतलब हमास का साथ दिया था और इजराइल लगभग 3 या 4 फ्रंट पर वॉर से घिर गया था। अगर हम बात करें मैप के थ्रू, देखिए मैप में आप समझिए ये रहा इजराइल, ठीक है ना? यहाँ पर आप समझेंगे ये रहा इजराइल, इसके ऊपर जस्ट आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, ये है लेबनान। यहाँ से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर रहा था। और अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर ये रहा यमन। देखिए यहाँ से भी हुतीज जो आतंकवादी एक संगठन है, उसके द्वारा इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी। बीच बीच में अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था। कुछ अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी इन एरियाज में, है ना? बट अभी भी यहां से अगर हम बात करें तो युद्ध रुका नहीं है। यमन और ओमान से मिसाइलें दागी जाती हैं इजराइल की तरफ। अब रिसेंटली बीच में कुछ वाकया ऐसा होता है कि सीरिया के अंदर कुछ विरोधी दल होते हैं। मेरा आप कल का वीडियो जब देखेंगे तो मैंने कुछ विरोधी दल की बात की है कल के अपने वीडियो में। उन विरोधी दल में आप नाम देखेंगे एचडीएफ, ठीक है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ठीक है, और दूसरे अदर एक हयात नाम से भी एक विरोधी दल है सीरिया के अंदर, जिन्होंने क्या किया था, बशर अल असद की सरकार जो कि सीरिया के अंदर लंबे समय से शासन कर रहे थे, उनकी सरकार को उखाड़ फेंका। देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंक कर वहां पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक उसी तरह से बशर अल असद की जो सरकार है सीरिया के अंदर, उसको उखाड़ के फेंक दिया था वहां के विरोधी दल ने। अब सीरिया के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है आईएसआईएस का। चूंकि देखिए 2014 से 19 तक आप सभी लोगों को पता है, 14 से 19 तक आईएसआईएस ने किस तरीके से इराक और सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर लड़ा था। उस सिविल वॉर में छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा गया था। बहुत बड़े लेवल पर इंसानी नरसंहार किया गया था। ये खतरा सभी के लिए है कि आईएसआईएस कहीं सीरिया के अंदर अपनी वापसी ना कर ले। ठीक है, एक खतरा तो ये है। अब दूसरा खतरा ये है टर्की के लिए। देखिए टर्की का जो इस समय विरोधी दल इस समय सीरिया में सत्ता में है बशर अल असद की सरकार के बाद, वो है हयात। ठीक है, हयात जो विरोधी दल है वो सपोर्ट करता है टर्की के लिए। ठीक है, अब चूंकि वो टर्की को सपोर्ट करता है और टर्की को फ्री हैंड देता है कि भाई आइए आप सीरिया के अंदर और अपना हस्तक्षेप कीजिए डायरेक्टली। ठीक है, अब ये चीज बिल्कुल भी अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है कि यहां पर ये एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूं, आप ये एरिया देखेंगे, इस एरिया में कुर्दिश लड़ाके हैं। और मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था, देखिए कुर्दिश लड़ाके इज इक्वल टू एचडीएफ फोर्स जो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, मैंने आपको कल बताया था, वो सपोर्ट करते हैं कुर्दिश लड़ाकों को। अब कुर्दिश लोग भी बहुत हद तक चाहते हैं कि सीरिया की सरकार में उनका हस्तक्षेप रहे। बट बीच में हुआ क्या था कि ये एरिया जब आप देखेंगे, ये जो इजराइल का ये जो एरिया है, जहां पर ये लेबनान की टेरिटरी, सीरिया की टेरिटरी और ये इजराइल की टेरिटरी जो मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है गोलान हाइट्स, जहां ये एक बफर जोन था। 1974 के वॉर में इजराइल और सीरिया और जॉर्डन और बात करें लेबनान, इन सब के बीच युद्ध हुआ था। फिर वहां पर एक बफर जोन घोषित कर दिया गया था कि अब यहाँ पर कोई भी अपनी मिलिट्री स्थापित नहीं करेगा। बट रिसेंटली जैसे ही सीरिया के अंदर सत्ता बदली थी, हमने देखा था कि इजराइल ने उस बफर जोन पर तुरंत कब्जा कर लिया था, अपनी मिलिट्री को
स्टेबलाइज कर दिया था उस बफर जोन में ले जाकर, जिसका बहुत ही बड़े लेवल पर मतलब हमने देखा था दुनिया भर में कई देशों ने इसका विरोध भी किया था। बट अब देखिए डायरेक्ट खतरा जो इसराइल को बताया जा रहा है, देखिए अमेरिका और इसराइल एक पक्के दोस्त हैं। हम सभी लोगों ने देखा किस तरीके से अभी वॉर में अमेरिका ने वेपनरी सप्लाई की थी इसराइल के लिए, ठीक है, और कहीं पर भी इसराइल को वॉर में पीछे हटने नहीं दिया था, ना ही मजबूर होने दिया था कि इसराइल पीछे हटे। बट रिसेंटली देखिए हुआ क्या है कि टर्की चाहता है कि यहां पर सीरिया के अंदर जो सरकार बने वो सरकार टर्की को सपोर्ट करे। बट इसराइल और अमेरिका के हित ये हैं कि जो सीरिया के अंदर सरकार बने वो उनको सपोर्ट करे। यही कारण है कि टर्की और इसराइल के बीच इस समय बिल्कुल तनातनी की स्थिति है। अब मे भी हो ये सकता है कि सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर हमें देखने को मिले, और इस सिविल वॉर में कई बड़ी ताकतें शामिल हो सकती हैं, लाइक टर्की, इसराइल और अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है। मैंने अपनी कल की जो वीडियो कवर की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि देखिए एर्दोगन जो कि इस समय टर्की के राष्ट्रपति हैं, ये नेता अपने आप में कोई शांत नेता नहीं है, ठीक है ना, ये आप जान लीजिए। ये भी युद्ध के लिए उतारू रहते हैं। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है कि वी विल टेक एक्शन इन सीरिया, ठीक है, कल ही इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अगर ये सीरिया के अंदर एक्शन लेते हैं तो आप मान के चलिए कि वो डायरेक्टली एक्शन अगेंस्ट माना जाएगा किसके, अमेरिका के। और अगर अमेरिका इस युद्ध में आता है, ठीक है, सिविल वॉर में अगर अमेरिका सीरिया के अंदर अपना हस्तक्षेप करता है तो डायरेक्टली वो माना जाएगा इजराइल का हस्तक्षेप, क्योंकि देखिए अमेरिका वहां से अपने सैनिक सीरिया के अंदर डायरेक्टली नहीं भेज सकता, अपनी वेपनरी डायरेक्ट नहीं भेज सकता। अमेरिका यूज करेगा एज ए प्रॉक्सी किसके लिए, इजराइल को, ठीक है। यही कारण है कि ये बताया जा रहा है कि अब जो टर्की है वो अपनी सत्ता सीरिया के अंदर स्थापित करने के लिए प्रॉक्सी, एज ए प्रॉक्सी, जो वहां के विरोधी दल हैं जो कि सरकार में आना चाहते हैं सीरिया के अंदर, उनको एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट इसराइल यूज कर सकता है टर्की। ये सबसे बड़ी बात इस समय कही जा रही है। अब ये जो रिपोर्ट आई है ना, देखिए इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये आप रिपोर्ट देखेंगे इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंडिया के ऊपर भी असर पड़ता हमें दिखेगा, क्योंकि टर्की एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा आप देखेंगे कश्मीर के ऊपर उल्टे सीधे बयान देता रहता है, ठीक है। अब मेन चीज मैं आपको बता दूं, टर्की एक सुन्नी कंट्री है, ठीक है, जो चाहता है कि यहाँ पर जो हयात एक देखिए सीरिया एक मिक्स्ड पॉपुलेशन कंट्री है, यहाँ पर सुन्नी, और अब चूंकि इस समय जो बशर अल असद की सरकार जो हटी है ना, वो सबसे बड़ा विवाद सुन्नी और शिया का विवाद है, ठीक है। अब टर्की चाहता है कि यहाँ पर जो हयात एक जो राजनीतिक दल है या फिर कह लीजिए कि विरोधी दल है जो कि सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर इस समय, वो चाहते, टर्की चाहता है कि उसकी सरकार यहाँ पर बने, ठीक। अमेरिका चाहता है कि कुर्दिश लड़ाके भी सरकार में शामिल रहें, काफ़ी हद तक उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहे। अब चूंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि टर्की एज ए प्रॉक्सी इन गुटों का इस्तेमाल कर सकता है किसके अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट। अब इसी चीज़ के लिए इसराइल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था निगल कमेटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कमेटी वॉन्स, अब यहाँ पर कमेटी का देखिए साफ साफ कहना है, कमेटी ने साफ साफ कहा है, जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किसको, जो इसराइल के रक्षा मंत्री हैं कार्ड्स और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो कमेटी का डायरेक्टली साफ साफ कहना है कि भाई देखो हमें अपना जो बजट है ना, डिफेंस बजट, उसको बढ़ाना होगा लगभग 15 बिलियन तक, मतलब 15 बिलियन तक इनको अपना अब डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझिए, इन्होंने साफ साफ रिपोर्ट में खोला है कि हमें नए F-15 फाइटर जेट, देखिए F-15 फाइटर जेट इस समय का सबसे उन्नत फाइटर जेट है, हम सभी लोग जानते हैं। F-15 फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यहाँ पर आप वर्ड्स को सुनिएगा, F-15 फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सैटेलाइट, इन सभी चीज़ों की मदद, और आयरन डोम, इसकी भी संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। देखिए आयरन डोम की इंपॉर्टेंस आप सभी लोग समझते हैं कि कितना चर्चित, बहुचर्चित एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, ठीक है, जिसकी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा भी हुई थी, और इसने काफ़ी हद तक जब ईरान ने हमला किया था लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल से, तो उस समय इस आयरन डोम ने इसराइल की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो अब देखिए एक नया खतरा मिडिल ईस्ट के अंदर देखेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। अगर टर्की एज ए प्रॉक्सी इन गुटों का इस्तेमाल करता है अगेंस्ट इसराइल, तो कहीं ना कहीं हमें इस समय एक वॉर की नई स्थिति देखने को मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ ना, देखिए अब सत्ता में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है ना जो कम ही सुनता है लोगों की, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए वो भी एक मतलब नेता इस टाइप के हैं कि वो भी नहीं सुनते हैं ज़्यादातर किसी की, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत हद तक सपोर्टिव बताए जाते हैं डायरेक्टली
इसराइल को नहीं कहूँगा मैं, नाम लूँगा बेंजामिन नेतन्याहू का। तो डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करेंगे। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी नीतियां हमने हाल फिलहाल में देखी, हमास के अगेंस्ट उनकी क्या नीतियां रही हैं, उनकी नीति डायरेक्टली रही है कि हम हमास को इतना मारेंगे कि हम उसको मार मार के झुका देंगे। ठीक है ना, समझौता नहीं हो रहा अभी तक, देख लीजिए आप, समझौता नहीं हो रहा हमास और इसराइल के बीच, और डेलीगेशंस कई स्तर की बात कर चुके हैं दोहा के अंदर, फिर भी अभी तक समझौता नहीं हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि आगे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति नज़र आती है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि मे बी हम लोग जल्दी ही वॉर देख सकते हैं बिटवीन इसराइल एंड टर्की। और अगर ये वॉर होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सिचुएशन मानी जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।